तो हम यहाँ केमिस्ट्री के पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीजन फैमिली जो ग्रुप 16 में आते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली देखा था, जिनमें हमने डाइऑक्साइड पढ़ा, फिर ओजोन पढ़ा, फिर ऑक्साइड्स पढ़ा हमने, फिर एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर एंड फाइनली सल्फर डाइऑक्साइड देखे थे। अब हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड देखेंगे। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर क्या है? सल्फर फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स के मतलब ही है जिनमें ऑक्सीजन भी होंगे और ये एक टाइप ऑफ एसिड होगा जिनमें ऑब्वियसली सल्फर भी है, इसलिए तो ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर है। इनमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि H2SO3 और एक है H2SO4। ये दो नाम बहुत सिमिलर है, हमें पता है, फेमिलियर है हम इनसे। ये H2SO3 को हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड, ये है सल्फ्यूरस एसिड, और H2SO4 को हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ये दो एसिड हमें पहले से ही पता है। इसके अलावा जो एसिड्स मैं लिखने वाला हूँ उनमें H2 होगा, ये H2। तो देखिए क्या क्या और पॉसिबल है एसिड्स। H2 H2O3, फिर H2 H2O4, ये वाले एक है, फिर ये वाले एक है, फिर यहाँ पर O5, फिर यहाँ O6, फिर H2 H2O5, H2 H2O6, फिर यहाँ O7 और यहाँ पर O8, H2 H2O7 एंड H2 H2O8। ओके, साथ में जैसे यहाँ पर H2SO3 था, H2SO4 था, वैसे ही एक H2SO5 भी है। तो ये H2SO5, तो यहाँ पर 3 4 5 है जिसमें S सिंगल है, और यहाँ पर S2 है, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 सब पॉसिबल है। और जब मैं 6 की बात करूँगा ये वाले 6 में, तो देखिए यहाँ पर एक X लिखा है और जहाँ X की वैल्यू 2 से लेकर 5 तक है, तो ये 6 वाले केस में हमें H2S3O6 भी मिल सकता है, और ऐसे कर कर के मुझे 5 तक मिल सकता है, S5O6 H2 H2O5O6, ऐसे करके मुझे यहाँ पर और भी एसिड्स मिल सकते हैं। तो ये सारे वैरायटीज़ है जो हमें ध्यान रखना है। इनकी जो स्ट्रक्चर है उसे किसी इम्पॉर्टेंट एसिड्स के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जैसे H2SO3 में आप देखिए ये हमारा सल्फ़र है, और क्या क्या है इनमें 2 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ और फिर OH2। तो ऐसे ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है सल्फ्यूरस एसिड का। देखने में क्या लग रहा है? टेट्राहेड्रल है ना। तो ये एक ट्राइपॉड है, जैसे समझिए एक ट्राइपॉड के 3 लेग है, ये 3D पिक्चर है, और ये उनका एक हेड है, तो 3 लेग्स एंड 1 हेड, ऐसा एक ट्राइपॉड स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर जो ये वाले सल्फ्यूरस एसिड और ये सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ही टेट्राहेड्रल शेप में है, इनका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। अब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड इनमें है, एक OH और ये एक लोन पेयर है हमारा। यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन के संग यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, और ये एक OH। तो अगर मैं इनकी वैलेंसी देखूं तो ये H2SO3 है, इनकी वैलेंसी देखिए, एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है, एक बॉन्ड यहाँ और 2 बॉन्ड यहाँ, तो इनकी वैलेंसी जो है वो 4 है। अगर इनकी वैलेंसी देखूं तो देखिए एक बॉन्ड इधर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बॉन्ड से ये बना रहे हैं, तो इनकी वैलेंसी 6 है, कोवैलेंसी इनकी 6 है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको निकालना आता ही है, मैं यहाँ पर तब भी लिख देता हूँ रेड इंक से। देखिए यहाँ पर हमारा O, ये पूरा कंपाउंड तो न्यूट्रल है। ओके, तो एवरीथिंग विल बी इक्वल्स टू 0। ऑक्सीजन का हमें पता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है और हाइड्रोजन के +1। तो अगर मैं एक को करके दिखाऊं
तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे होगा, ये H2SO3 के लिए हाइड्रोजन का है +1 इंटू टू हाइड्रोजन है तो 2 प्लस सल्फ़र का मुझे नहीं पता, मैं X लिख लेता हूँ, प्लस ऑक्सीजन का है -2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। 0 इसलिए क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड हमारा न्यूट्रल है, ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इक्वल्स टू 0। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि X इज इक्वल्स टू +4 आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग इनका ऑक्सीडेशन नंबर है +4। ओके, दूसरे यहाँ पर इनके लिए भी देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए 2 होता है, 2 इंटू 4 -8 हो गया, यहाँ पर +2 -8 +2 -6। तो हमारा सल्फ़र को 0 करने के लिए, ओवरऑल 0 करने के लिए सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होना होगा यहाँ पर, तो इसके लिए +6 है। सिमिलरली इनके लिए आप सॉल्व करके देखिए, ये +8 आ रहा है। अगर मैं इसके लिए कहूँ तो ये है +2, कैसे, यहाँ पर -6, यहाँ पर +4 और यहाँ पर +2, तो ये टोटल 0 हो गया। इनके लिए हो रहा है +3, इनके लिए हो रहा है +4। अगर इसके लिए देखूँ मैं तो यहाँ पर क्या है, -2 इंटू 6 12 है, और ये +2 मतलब कि 10, तो यहाँ पर +5 होना चाहिए। ओके, तब ये 12, ये 5 10 और ये 2 12, तो ये +12 और ये -12 बैलेंस हो गए। इसके लिए अगर देखूं तो यहाँ पर है +6, और इसके लिए देखूं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर है +7। अब सॉल्व करके देखिए, +7 इंटू 2 +14 और ये 2 +16, और यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 इंटू 8 -16, तो +16 -16 ओवरऑल ये 0 हो गया। इस तरीके से हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इनका शेप आपने देख लिया, ये इनकी वैलेंसी जो है ये 4 है, और इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी 4 है। इनकी वैलेंसी 4 है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी 4 है। बाकी जैसे इनमें आप देखें तो इसकी भी वैलेंसी, यहाँ पे इस सल्फ़र की वैलेंसी को अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, इस सल्फ़र की वैलेंसी भी 6 है, ये वाले सल्फ़र की वैलेंसी भी 6 है। तो जितने बॉन्ड से बनाएंगे वैसे इनकी वैलेंसी है, और ऑक्सीडेशन नंबर तो हमने सबका निकाल के देख लिया। तो ये सारे कंपाउंड्स बनेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र। फिर अब हम आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड पे, जो हमारे बहुत फेमस सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन का जो मेथड है, जो हम बहुत ब्रॉडली यूज़ करते हैं, उनका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि हम एक सल्फाइड के ओर को, सल्फाइड, हाँ D है, मतलब कि हमने पहले भी देखा, ये होता है सल्फेट, ये होता है सल्फाइड, जिसमें ये है सल्फेट, देखिए सल्फेट, ये है सल्फाइड ITE, और एक है सल्फाइड DE, तो सल्फाइड S से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें सल्फाइड ओर्स चाहिए, जिसे अगर हम बर्न करें इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। ये देखिए हमारा FeS2, ये हमारा है आयरन के सल्फाइड, ओके, सल्फाइड ओर। तो ये आयरन के सल्फाइड ओर है। इसके संग ऑक्सीजन को अगर मैं रिएक्ट कराऊँ, मतलब बर्न करूँ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिल रहा है, ये हमें पता है, ये फेरिक ऑक्साइड है प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में मिला है, इन्हें मैं सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करूँगा, कैसे, बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटॉक्साइड। तो पहला स्टेप था कि हमें आयरन और सल्फाइड के ओर चाहिए थे, उससे हमने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड मिला। दूसरे स्टेप में सल्फ़र डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के संग फिर रिएक्ट करूँगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विच इज़ वैनेडियम पेंटॉक्साइड, तो हमें सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मिलेगा। ओके, अभी सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के संग एब्जॉर्ब कराऊँ, मतलब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों रिएक्ट करेंगे, तो ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जैसे ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये ऐसा बनेगा H2H2O7।
पिछले पेज में भी हमने ये इस टाइप के एक एसिड पढ़ा था H2H2O7, इस एसिड का नाम है ओलियम। ओके, और इनमें आप देखिए ये सल्फर SO3 पूरा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। H2SO4 था, अब ये O4 और O3 मिलकर O7, और यहाँ पे एक S, यहाँ एक S मिलकर H2H2O7, इसका नाम है ओलियम। अब ये हमें ओलियम के फॉर्म में मिल गया। अब आप कहेंगे कि हमें तो सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए था, ये ओलियम कैसे मिल गया? तो अब इस ओलियम को ही हम डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ, और जिस कॉन्सेंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड हमें डिजायर्ड है, जैसा हमें चाहिए वैसा हम प्राप्त कर सकते हैं। डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विथ वाटर गिव सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन। ओके, और ये सल्फ्यूरिक एसिड इस जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से प्रिपेयर हो रहा है, इनकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, 96 to 98% प्योर होता है। तो हमने क्या देखा, 3 स्टेप्स में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में 3 स्टेप्स है जिनके अंदर हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है। पहला स्टेप है कि हम सल्फाइड ओर को लेकर ऑक्सीजन के संग हीट करेंगे, तो यहाँ FeH2 प्लस ऑक्सीजन किया तो हमने फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिला। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन के संग रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटॉक्साइड, तो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड विल बी एब्जॉर्ब्ड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें ओलियम मिलेगा। अब इस ओलियम को पानी के संग डाइल्यूट करके जैसा भी हमें चाहिए उस डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इस तीनों मेथड में ये जो तीनों स्टेप में ये जो सेकेंड स्टेप है ये थोड़ा वाइटल है, क्योंकि ये सेकेंड स्टेप जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड दे रहा है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस आप जानते हैं, ऐसे भी जा सकता है ऐसे भी जा सकता है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली मुझे चाहिए कि ये सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ना बन जाए, मुझे तो ऐसा चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि हर बार सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड ही बनाए। तो मैं रिएक्शन की कंडीशंस को ऐसा रखूँगा कि रिएक्शन हर वक्त फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करे। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या है, एज़ पर लाचैटेरियस प्रिंसिपल फिर हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहली बात इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सोथर्मिक है। डैट मीन्स ये जब दोनों रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं तो हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों रिएक्ट करके दिस प्लस हीट भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट में सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस हीट है। ओके, हीट रिलीज हो रहा है, इसी के लिए ये वाला भी माइनस है। अगर हम हीट दे रहे होते रिएक्शन कराने के लिए तो ये प्लस होता, ये भी हमें पता है। तो हीट रिलीज हो रहा है इसलिए माइनस है, ये हमें पता है, एक बात। और दूसरी बात क्या है कि इनका वॉल्यूम जो है वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब जा रहा हूँ तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पर कितने हैं मोल्स, 2 है, 2 एटम्स कह सकता हूँ, 2 एटम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 1 एटम ऑफ एटम कह रहा हूँ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन या 1 मॉलिक्यूल ऑफ डाइऑक्सीजन है। यहाँ पर दोनों मिलकर यहाँ क्या बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस साइड हमारे पास 3 मॉलिक्यूल है, इस साइड हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है। तो क्या हो रहा है, जब 3 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं मतलब हमारा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ये भी हमें समझना आना चाहिए। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जब भी हो रहा है तो 2 बातें हैं, एक एक्सोथर्मिक है प्लस वॉल्यूम का डिक्रीज है, देखिए, एंड द फॉरवर्ड डायरेक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन द वॉल्यूम, 2 बातें हो रही है। अब हम लाचैटेरियस प्रिंसिपल को यूज़ करके कैसा कंडीशन रखें कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ज़्यादा करके हो। तो उसके लिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन करवाना है तो हमें टेम्परेचर को लो रखना होगा। कैसे, अगर मैंने लाचैटेरियस प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया तो रिएक्शन खुद ब खुद ऐसे एक स्टेज में जाएंगे जहाँ पर वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कहाँ होगा, देखिए जब ये दोनों कॉम्बाइन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बनाएंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड हीट बनाएंगे, तभी तो हमारे रिएक्शन का ओवरऑल टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा। तो इसलिए जब मैं टेम्परेचर डिक्रीज़ करूँगा तो एज़ पर लाचैटेरियस प्रिंसिपल हमारा ओवरऑल जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि टेम्परेचर फिर से इंक्रीज हो जाए। ओके, तो इसलिए हम टेम्परेचर डिक्रीज रखेंगे ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड में हो, टेम्परेचर लो रखेंगे ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड में हो। दूसरी बात, हम प्रेशर को हाई रखेंगे। प्रेशर हाई रखने से क्या होगा, प्रेशर अगर मैंने हाई किया तो फिर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ प्रेशर लो हो, और प्रेशर लो वहाँ होता है जहाँ वॉल्यूम भी कम होता है।
तो वॉल्यूम कहाँ कम है, यहाँ कम है कि यहाँ कम है, यहाँ कम है, तो रिएक्शन हमारा इस डायरेक्शन में ही जाएगा जहाँ वॉल्यूम कम हो। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर भी फिर कम हो जाएगा। तो मैंने रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करने के लिए लो टेम्परेचर रखा और हाई प्रेशर रखा ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो। दिस इज एज पर ला-चाटुरियस प्रिंसिपल। तो यही बातें यहाँ लिखी है और यही स्टेप जो स्टेप नंबर 2 है, यही इनका रेट डिटरमाइन करता है कि हमारा रिएक्शन कितने जल्दी होगा, कितना टाइम लगेगा इसमें होने को ये रिएक्शन। तो मैं अगर इसे लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रखूँगा तो ये स्टेप जल्दी से कवर होगा और फिर हम फाइनली थर्ड स्टेप में आएंगे और हमें सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होगा। तो ये 3 स्टेप्स थे। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में आ जाते हैं। तो ये कलरलेस है, डेंस है, ऑयली लिक्विड है और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 है। मतलब वाटर के कंपैरिजन में 1.84 है इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, तो ये वाटर से ज़्यादा डेंस है, ये हमें पता चल रहा है। फ्रीज एट 283 केल्विन एंड बॉयल्स एट 611 केल्विन, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और इट डिजॉल्व्स इन वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। जब भी ये इसे वाटर में डाला जाए तो ये डिजॉल्व होंगे वाटर में, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व होंगे। उस हीट से जो वाटर है ना, वो इतना ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा कि जो वाटर हमने ऐड किया वो इंस्टेंटेनियसली ये हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे और चले जाएंगे वाटर वेपराइज होकर। और इसके कारण एक स्प्लैश होगा, एक बड़ा सा मतलब स्प्लैश होगा। हाँ, ये पूरा जो एसिड है वो ऐसे इस बीकर से निकल के ऐसे इधर उधर ऐसे भागेंगे, ठीक है। तो ये हम नहीं चाहते हैं, इसलिए इन जनरल हमें जब भी सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो हम सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर कभी नहीं डालते। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर डालेंगे तो वाटर तो बहुत जल्दी हीट डेवलप होगा और ये वाटर बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाना चाहेगा, वेपर बनना चाहेगा। जैसे ये वेपर बनेंगे तो ये एसिड को भी अपने संग लेकर ऐसे बाहर निकलेंगे फट से, और ये फिर एसिड हमारे बॉडी पे भी लग सकता है, कुछ डैमेज भी हो सकता है। इसलिए इन जनरल हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और इस वाटर में धीरे धीरे आस्ते आस्ते साइड से एसिड को डालते हैं ताकि जो हीट इवॉल्व हो वो धीरे धीरे हो। वाटर भी हीट होगा लेकिन इतना नहीं कि ऐसे स्प्लैश होकर पूरा बाहर आ जाए। तो इसलिए हमें वाटर में एसिड को डालना चाहिए, ना कि एसिड में वाटर को डालना चाहिए। यही बातें यहाँ लिखी है। इट डिजॉल्व्स इन वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। सो फॉर प्रिपेयरिंग सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली इन वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। इसे स्टेड भी करना है ताकि हीट जो है वो पूरे वाटर में डिसिपेट होता रहे। ओके, और क्या है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है, लो वॉलेटिलिटी, जल्दी वॉलेटाइल नहीं है, जल्दी आप खोल कर रखेंगे तो ये ऐसे वेपर बनकर नहीं गायब होंगे, तो ये वॉलेटाइल नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर ऑब्वियसली, और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर का यही मतलब होता है कि इनके पास जो हाइड्रोजन है ना H2SO4, मतलब इनके पास एक हाइड्रोजन है, इसे मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ, एक H और एक HSO4 माइनस और ये प्लस, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इनके पास ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बहुत ईजिली ये सल्फ्यूरिक एसिड निकाल कर बाहर दे सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी ये हाइड्रोजन देंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड ये है। तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हाइड्रोजन ईजिली बाहर दे देते हैं H+। फिर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विथ वाटर, वाटर के संग इनका रिएक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रांगली होता है और एक्सोथर्मिक है, फट से रिएक्ट करता है और हीट इवॉल्व होता है। और इट इज़ ए ऑल्सो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है, वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे कैसे। अब यहाँ देखते हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक एसिड आयनाइज इन 2 स्टेप्स। यही बात कह रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ भी बताया था कि जैसे ये वाले ब्रेक होकर ऐसे और ऐसे बने, ठीक है ना। फिर इनको अगर आप और देखिए तो यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन और बचा है, तो ये भी तो रिलीज हो सकता है ना। तो फर्स्ट स्टेप में ऐसा है कि एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो हमें एक H+ और एक HSO4 माइनस मिल रहा है। सेकेंड स्टेप में ऐसा होगा कि ये वाले फिर से ब्रेक होंगे, एक H+ और मिलेगा और ये वाले SO4 2 माइनस हो जाएंगे। तो इस तरीके से, इसलिए इसे कहा गया है डाइबेसिक एसिड। मतलब कि ये ऐसे एसिड है जो 2 बार
बेस बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे डाइबेसिक एसिड कहते हैं। तो ये एक बार यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एक बार हाइड्रोजन रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये 2 स्टेप्स में। लेकिन एक बात और जानने में है कि जब यहाँ से हाइड्रोजन निकाला जा रहा है H+, तो हम कहाँ से निकाल रहे हैं? एक न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से हमने H+ निकाला और फिर बच गया HSO4-, ठीक है। लेकिन अब जब यहाँ से फिर एक H+ निकाला जा रहा है तो ये एक न्यूट्रल नहीं है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, या इसे हम एक ये भी कह सकते हैं शॉर्ट में एनायन। तो एक एनायन से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाला, एक नेगेटिव चार्ज्ड, ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज्ड आयन है, उसके भीतर से मुझे एक पॉजिटिव निकालना है। क्या ये निकालने देगा मुझे? आसानी से नहीं देगा। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी जो हमें मिलेगी ना, H+ की क्वांटिटी, वो बहुत कम होगी। यहाँ पर H+ ईजिली रिलीज होगा। इसलिए ये फर्स्ट जो ये डायबेसिक एसिड है ना, 2 बार बेस बनेंगे, तो ये पहली बार जो बना रहे हैं बहुत ईजिली बनता है, इनका क्वांटिटी भी ज़्यादा है ये H+ की। दूसरी बार जब यहाँ से यहाँ ये और ये बन रहा है तो ये H+ की क्वांटिटी बहुत कम है। तो यहाँ से यहाँ तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन यहाँ से यहाँ फिर ये बहुत वीक एसिड बन जाते हैं। कारण यही है कि ये न्यूट्रल से जब हाइड्रोजन निकल रहा है तो आसानी से निकल सकता है H+, लेकिन जब NaN से हाइड्रोजन निकल रहा है तो फिर इसे दिक्कत होती है, जल्दी ये नहीं निकलते। यही सब बातें यहाँ पे भी लिखी है। और एक डिसोसिएशन कांस्टेंट की उदाहरण की वैल्यू से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर में जब हमने डाला तो कुछ नहीं, ये सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक हो गया क्या चीज़ में, एक H और एक ये ब्रेक हो गया एक H+ में और एक HSO4- में। अभी H+ वाटर के संग जब कॉम्बाइन करेंगे तो क्या होगा, H3O+, वही है ये H3O+, और बाकी जो रह गए वो यहाँ पर HSO4- एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारा Ka1, मतलब क्योंकि ये फर्स्ट, इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन, ये सेकंड आयनाइजेशन। आयंस बना रहे हैं ना, तो पहली बार आयन बना रहे हैं, ये दूसरी बार आयन बना रहे हैं, इसलिए तो डाइबेसिक एसिड है। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन है इसमें Ka1, Ka क्या है हमारा, हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, Ka है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये जो डिसोसिएट हो रहा है ना, ऐसे टूट कर 2 बन रहा है, उनका ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। इनका वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा डिसोसिएट हो रहे हैं, और अगर इनका वैल्यू कम है मतलब बहुत कम एटम, ये मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट हो रहे हैं, बाकी मॉलिक्यूल जैसे है वैसे ही रह जाते हैं। तो इनकी वैल्यू देखिए मोर देन 10 है, मतलब ये काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में डिसोसिएट होते हैं और हमें H3O+ और HSO4- मिलता है। सेकेंड स्टेप में जब आते हैं तो ये HSO4- फिर से डिसोसिएट होंगे जैसे हमने पहले लिखा था, और डिसोसिएट होकर क्या देंगे, H+ और SO4-। अब ये H+ फिर ये H2O के संग कॉम्बाइन करके H3O+ एक्वस, और ये जो रह गए SO4-, ऐसा मिलेगा हमें। यहाँ पर 2- होगा ऑब्वियसली, ऐसा मिलेगा हमें। लेकिन ये डिसोसिएशन बहुत कम होता है, वैल्यू देखिए 1.2 × 10⁻²। कहाँ पर ये 10 है और यहाँ पर 1.2 × 10⁻², बहुत कम है। तो ये बातें हैं। तो इसके लिए साथ में ये लिखा गया है, लार्ज वैल्यू ऑफ Ka1 which is more than 10 means H2SO4 is largely dissociated into H+ and HSO4-। very good। larger value of Ka stronger is the acid। तो जितना Ka का वैल्यू लार्ज होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये H+ देने के लिए राजी है, ये फटाफट H+ दे रहा है अपना, तो एसिड हमारा स्ट्रांग है। इसका वैल्यू कम है, मतलब H+ नहीं दे रहा, और इसलिए इसका वैल्यू, ये एसिड जो है वो वीक है सेकेंड टाइम। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट, 2 तरीके के सॉल्ट बनाते हैं। एक है नॉर्मल सल्फेट, दूसरा है एसिड सल्फेट। नॉर्मल सल्फेट में ये जो सोडियम सल्फेट Na2SO4 या कॉपर सल्फेट CuSO4 है। एसिड सल्फेट में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट HSO4। तो अभी हमने देखा ना यहाँ पर भी कि ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिलीज़ करेंगे तो HSO4 बनेगा, 2 हाइड्रोजन रिलीज़ करेंगे तो SO4 बनेगा। तो ऑब्वियसली ये वाले आयन के साथ जब हमारे सोडियम रिएक्ट करेगा तो ये हमें दे रहा है नॉर्मल सल्फेट, लेकिन जब ये वाले आयन के संग सोडियम रिएक्ट करेगा तो हमें दे रहा है एसिड सल्फेट। एसिड सल्फेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी भी एक H बचा है, तो इनमें कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी तो है। तो इस टाइप के सॉल्ट को जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे, एसिड सल्फेट या एसिड सॉल्ट किसे कहते हैं, जिस सॉल्ट को मैं वाटर में डिजॉल्व करूँगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक इन नेचर होगा, तो उस टाइप के सॉल्ट को हम एसिड सॉल्ट कहते हैं या एसिड सल्फेट। ये एग्जांपल है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ओके।
उसके बाद देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स लो वॉलेटिलिटी कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर मोर वॉलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो जो भी एक सॉल्ट मैं लेता हूँ तो इस सॉल्ट से जो एसिड बनेंगे लो वॉलेटाइल एसिड वो बना सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड खुद दूसरे एक एसिड बना सकता है, लेकिन वो लो वॉलेटाइल होना चाहिए, सॉरी वो हाई वॉलेटाइल होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड खुद क्या है, लो वॉलेटाइल है। ओके, लो वॉलेटाइल है और लो वॉलेटाइल एसिड है, और ये एक एसिड बनाएंगे दूसरे सॉल्ट के संग। ये एक सॉल्ट है, इस सॉल्ट के संग रिएक्ट करके ये एसिड बनाएंगे, लेकिन जो एसिड बनेगा वो हाई वॉलेटाइल होना चाहिए, हाई वॉलेटाइल। ओके, खुद ये लो वॉलेटाइल है, लेकिन जो एसिड बनाएंगे वो हाई वॉलेटाइल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ M स्टैंड्स फॉर एनी मेटल, X स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन या नाइट्रेट, ये नाइट्रेट आयन है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन या नाइट्रेट आयन ऐसे यहाँ पर X की जगह रहेंगे, और M हमारा मेटल है। इनके संग ये दोनों रिएक्ट कर कर क्या बना रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन से एक H इनको मिलेगा, ये H इंटू एक्स। तो H इंटू एक्स क्या क्या हो सकता है, HF हो सकता है, HCl हो सकता है, और HNO3 हो सकता है। ये तीनों ही क्या है, एसिड्स है। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, लेकिन इनकी वॉलेटिलिटी सल्फ्यूरिक एसिड से ज़्यादा है। तो ये हाई वॉलेटाइल एसिड है कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस टाइप के एसिड हमारे सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स लो वॉलेटिलिटी कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर मोर वॉलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स। ये है उनका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। इस सॉल्ट में एक हाइड्रोजन यहाँ से इसमें डालकर, इस एक्स में एक हाइड्रोजन डालकर हमने एक एसिड बना लिया, और बच क्या रहा था साथ में, ये M2SO4। ओके, तो ये M2 और ये SO4 कॉम्बाइन हो रहा है, और ये हाइड्रोजन और ये X कॉम्बाइन हो रहा है, तो हमें ऐसा मिल रहा है। इनके लिए हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेंगे थोड़ी देर में, तो इससे हमें और क्लियर होगा ये बातें। साथ में ये लिखा है कि हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का ये मतलब है कि किसी भी चीज़ में से वो वाटर को एब्जॉर्ब करके उसे डिहाइड्रेट कर सकता है, मतलब उस सब्सटेंस से वाटर को निकाल सकते हैं। वाटर पहले से कोई सब्सटेंस में प्रेजेंट है, अगर मुझे इसे सुखाना है, इनमें से वाटर को हटाना है, तो मैं इसे हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पास कराऊंगा, तो इनमें से वाटर जो है सारी सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब कर लेंगे, और मुझे ड्राई या डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ दिस सैंपल मिल जाएगा। लेकिन इस काम करते वक्त हमें ये याद रखना है कि हमारा सैंपल ऐसा होना चाहिए जो एसिड के संग रिएक्ट ना कर रहा हो। तो बहुत सारे ऐसे गैसेज है जिनमें वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट है, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, हटाने के लिए वो पूरे गैस को सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू पास किया जाता है, बबल किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में। तो उसमें जितने भी मॉइस्चर होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब कर लेता है और मुझे बिल्कुल ड्राई गैस मिलता है। लेकिन शर्त सिर्फ इतना ही है कि वो गैस ऐसे होना चाहिए जो सल्फ्यूरिक एसिड के संग ऑब्वियसली रिएक्ट ना करे। तो यहाँ लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सो वेट गैसेस दैट डू नॉट रीच, ये रिएक्ट होगा, दैट डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, और एक बिहेवियर दिखता है हमारे सल्फ्यूरिक एसिड का जिसे हम कहते हैं चैडिंग एक्शन। चैडिंग एक्शन का मतलब है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सल्फ्यूरिक एसिड के संग मिलाया जाए तो उनमें चैडिंग लाते हैं। चैडिंग मतलब हो रहा है, आप कह सकते हैं पार्शियल बर्निंग। तो हमें ये पता ही है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो ये कन्वर्ट होगा कार्बन में और वाटर में। तो जैसे इसे मैं बर्न करूँगा तो ये कार्बन और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसे ही चैडिंग एक्शन कहते हैं। तो यहाँ से देखिए कुछ नहीं, ये कार्बन अलग हो गया और ये H2O, यहाँ पे 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 आ गए। तो यही है, सल्फ्यूरिक एसिड हैज चैडिंग एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट, रिमूव्स वाटर
फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए, ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें से जो हाइड्रोजन और ये वाले कंपाउंड थे ना, इसे इन्होंने ऑक्सीजन वाले इसे इन्होंने निकाल दिया। ऐसे भी अगर इनमें कोई मॉइस्चर होता तो वो भी निकालने के लिए तो हमने पहले ही देखा ही है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग मॉइस्चर। ये सब इसलिए है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के संग बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। ओके, चार्जिंग रिएक्शन के बाद अब ये देख रहे हैं कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कॉपर का एग्जाम्पल लिया गया है, ये मेटल है। इस कॉपर को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के संग रिएक्ट करा जाए तो ये कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देंगे और खुद रिड्यूस हो जाएंगे। तो कॉपर को ऑक्सीडाइज करके इन्होंने बना दिया कॉपर सल्फेट, और खुद रिड्यूस होकर क्या बन गए, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यही बात है, कैसे रिड्यूस हुआ वो भी देखते हैं। कॉपर जब फ्री नॉर्मल स्टेट में था अपने, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0। जब ये कॉपर सल्फेट बन रहा है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब इनका ऑक्सीडाइजेशन हो गया। ये वही लिखा है यहाँ पर एक एरो से कि यहाँ से यहाँ अगर हम देखें तो कॉपर का ऑक्सीडाइजेशन हो चुका है। किसने किया ये ऑक्सीडाइजेशन, सल्फ्यूरिक एसिड ने। देयरफॉर सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसने इसे ऑक्सीडाइज किया और खुद क्या होंगे, खुद रिड्यूस होंगे। तो देखिए इनमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर था +6 और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जब बन गए तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर है +4। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ हम देखेंगे कि ये रिडक्शन हो रहा है, ये है रिडक्शन, और यहाँ से यहाँ ये था ऑक्सीडेशन। ओके, तो इन सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दिया। सिमिलरली यहाँ भी देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड ना ही सिर्फ मेटल को, ये मेटल है, नॉन मेटल को भी वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा सल्फर नॉन मेटल है, नॉन मेटल को भी इन्होंने ऑक्सीडाइज किया, क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन भी नॉन मेटल, इसे भी ऑक्सीडाइज किया, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ऑक्सीडेशन जब भी हो रहा है मेटल या नॉन मेटल का, दो प्रोडक्ट कॉमन है। वो दो प्रोडक्ट क्या है, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर। यहाँ पर इन्होंने कॉपर सल्फेट दिया, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड वाटर ही है क्योंकि सल्फर है, और यहाँ पर इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड दिया। हर केस में क्या हो रहा है, कार्बन पहले 0 था ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का होता है +4, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन हुआ है। सल्फर पहले 0 था, सल्फर डाइऑक्साइड में भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब जब सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर ये वाले सल्फर, ये इनका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे सल्फर का रिडक्शन हो रहा है। तो ये बातें हमें देखनी है, समझनी है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से यहाँ अगर मैं देखूँ तो सल्फर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, 0 से +4 में आ गया ऑक्सीडेशन। यहाँ से यहाँ देखूँ तो क्या है, सल्फर पहले +4 था, अब +6 था, अब +4 हो गया, तो ये सल्फर का रिडक्शन हुआ। तो ये इस सल्फर से यहाँ अगर मैं देखूँ तो ऑक्सीडेशन, इस सल्फर से अगर मैं यहाँ देखूँ तो रिडक्शन, तो दोनों ही हो रहा है। जैसे मैंने कहा, जो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद रिड्यूस होगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। यही बातें यहाँ पर हमें समझ आ रही है। अब सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस को देख लेते हैं। तो इनके यूजेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे कि अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट, पेंट, डाइज, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस लाइक क्लीनिंग, स्टोरेज बैटरी, जो बैटरी हमारे स्टोरेज मतलब सेकेंडरी सेल्स जिसे कहते हैं, जिनमें हम चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं बार बार, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट एंड लेबोरेटरी रिएजेंट में भी हमारे सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन नंबर 1 कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये हमारा कैल्शियम फ्लोराइड है। कैल्शियम फ्लोराइड में अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें तो ये क्या है, आप याद कीजिए, वो इस टाइप से है। ये जो हमने बनाया था ना MX, तो ये हमारा M है एक मेटल और X है हमारा
एक्स क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन या ये नाइट्रेट। तो उसी फॉर्म में है। ये क्या होगा, हाइड्रोजन हमारा इसके संग रिएक्ट करेंगे और बाकी कैल्शियम सल्फेट के संग, तो वही हुआ कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड भी एक एसिड है लेकिन लेस वोलाटाइल। ओके, सॉरी, लेकिन मोर वोलाटाइल। और ये सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा एसिड है लेकिन लेस वोलाटाइल। तो जो हमने अभी पढ़ा था उसके एग्जाम्पल भी हमने एक देख लिया। दूसरे है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड इज पास थ्रू वाटर। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर से पास किया जाए या डिजॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा। देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड और ये वाटर दोनों को कॉम्बाइन कर रहे हैं, सिंपल सी जस्ट सारे मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को हमने ऐड कर दिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा हमें। राइट द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो H2SO4 जब कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता है तो हमें पता है कि 3 स्टेप्स है। पहले स्टेप में हम ये आयरन के सल्फाइड ओर को यूज़ करके, आयरन सल्फाइड कहते हैं इसे यूज़ करके हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन करके हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलेगा। सेकेंड स्टेप में हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और थर्ड स्टेप में ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करवा देते हैं किसके साथ, वाटर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ताकि हमें जो मिलता है उसे कहते हैं ओलियम, H2S2O7। ये ओलियम इस ओलियम को वाटर में डिजॉल्व करके जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए वैसा हम प्राप्त कर लेते हैं। इस 3 स्टेप को ही कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। लेकिन यील्ड मैक्सिमाइज किस में होगा, जो आउटपुट हमारा आ रहा है वो मैक्सिमाइज किस में होगा, ये वाले स्टेप में, क्योंकि यही स्टेप हमारा रिवर्सिबल स्टेप है। ओके, तो मुझे हरदम ऐसा चाहिए कि ऐसा रिएक्शन में कंडीशन मेंटेन रखूं कि हमारा स्टेप प्रोसेस हरदम या हर वक्त फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, ना कि रिवर्स में आए। और फॉरवर्ड में जाने के लिए एज पर लाचेट्रेस प्रिंसिपल हमें क्या क्या करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर रखना होगा एंड हाई प्रेशर रखना होगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। राइट द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस इन सेकेंड स्टेप, ये वाला ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इन अकॉर्डेंस विथ लाचेट्रेस प्रिंसिपल टू ऑब्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब ये लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर रिक्वायर्ड। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब ये ज़्यादा होना चाहिए नंबर में। रिएक्टेंट क्या क्या है यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यही हमारे रिएक्टेंट थे। इनका क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए, प्लस टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्लस प्रेशर हाई होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन रहेंगे तो हमारा रिएक्शन ज़्यादातर यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही जाएगा। वही यहाँ पर इक्वेशन लिखकर भी, रिएक्शन लिखकर भी दिखाया गया है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट वेनाडियम पेंटॉक्साइड 2 बार प्रेशर है और टेम्परेचर 720 केल्विन है। इस कंडीशन में हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा और हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। ओके, तो यही मैक्सिमाइज करने की तरीका है। फिर y इज Ka2 मच लेसर देन Ka1 फॉर सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर। तो हमने ये देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड तो डाइबेसिक एसिड है, 2 बार आयनाइज होता है। तो पहली बार आयनाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से हमें H+ निकालना होता है। दूसरी बार आयनाइजेशन बहुत कम होती है क्योंकि एक एनायन है, खुद से ही जो नेगेटिव चार्ज आयन है उनमें से मुझे एक प्लस निकालना है H+, तो ज़्यादा नहीं हो सकता पॉसिबल। वही यहाँ पर 2 स्टेप्स में दिखा है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर हमें देता है ये हाइड्रोनियम आयन, और इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, H3O+, और ये H2SO4-। अब यहाँ पर H2SO4- फिर से वाटर के संग रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन और H2SO4-। यहाँ पर इनका Ka आयन डिसोसिएशन कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा डिसोसिएट हो रहे हैं। इनका सेकेंड स्टेप में डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है, मतलब ये बहुत कम डिसोसिएट हो रहे हैं। अब रीज़न में आते हैं। रीज़न इतना ही है जो हमने डिस्कस किया था। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इन विच वाटर strong acid in water because of its first ionization to H3O+ and HSO4-. Here H2SO4 is neutral atom, neutral molecule and readily releases its first proton। क्योंकि ये न्यूट्रल है, अपना फर्स्ट प्रोटॉन इजीली दे देता है। सेकेंड आयनाइजेशन ऑफ
SO4 minus to H3O plus and SO4 2 plus। सेकेंड आयनेशन क्या होगा, इनका होगा, क्या क्या देंगे, ये देंगे और ये देंगे। इस केस में क्या बोल रहे हैं, इज़ वेरी वेरी स्मॉल। क्यों ये आयनेशन स्मॉल है, बिकॉज रिमूविंग अ प्रोटॉन फ्रॉम अ नेगेटिवली चार्ज HSO4 माइनस आयन इज डिफिकल्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। Consequently, second dissociation, that is Ka2, is much less favorable than first dissociation, that is Ka1. So Ka2 is much less than Ka1 for sulfuric acid in water। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो इसके साथ हमारा ये पी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में हम पी ब्लॉक के ग्रुप 17 एलिमेंट्स, जिसे हम हैलोजन फैमिली भी कहते हैं, उसे हम देखेंगे। थैंक यू।